बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। विषय क्या है आपका? सामाजिक विज्ञान। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8 के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो इसका भाग 3 है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, इसका अध्याय कौन सा करेंगे? अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या दिया है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों को करेंगे कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है, विवादों का निपटारा कैसे किया जाता है, न्यायिक समीक्षा क्या है। तो न्यायपालिका अध्यक्ष संबंधित जो प्रश्न दिए हैं 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में, उन्हें हल करेंगे। लेकिन बच्चों, आपको इन प्रश्नों को हल करने से पहले क्या करना पड़ेगा? जो पुस्तक है आपकी, कौन सी पुस्तक? सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3, उसका अध्याय 4 न्यायपालिका का अध्ययन कर लीजिए बुक से। उसके बाद इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, इसमें इसका संक्षिप्त परिचय दिया है। क्या दिया है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि संचार के साधन हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से मीडिया कहा जाता है। देखिए, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि संचार के साधन है और इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में समाचार पत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित हो, जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार साधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, संचार साधनों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो उन समाचार के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। इस प्रकार की बच्चों, ये आपका अध्याय 4 न्यायपालिका की संक्षिप्त टिप्पणी दिया था। इसके बाद इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। देखिए, यहाँ क्या कहा? न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर दिया है कार्यपालिका, बी नंबर विधायिका, सी नंबर न्यायपालिका और डी नंबर निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर न्यायपालिका। कौन सा आंसर सही होगा? सी नंबर का आंसर सही होगा, न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका क्या होती है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से, जो संविधान की व्याख्या का अधिकार जो है मुख्य रूप से किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे में उल्लंघन करता है, तो वह कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर अपराधों पर अंकुश, बी नंबर दोषी को दंडित करना, सी नंबर न्याय तक ज़्यादातर लोगों को पहुंच बनाना और डी नंबर न्यायालयों के बाद बोझ को घटाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुँच बनाना। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से, बी नंबर ऐसे व्यवहार से जिन्हें कानून अपराध मानता है, सी नंबर जब प्रभावित पक्ष याचिका दायर करे और डी नंबर जब अदालत राहत की व्यवस्था करे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर ऐसे व्यवहार जिसे कानून अपराध मानता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? प्रश्न 4 क्या है? न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? न्यायिक समीक्षा को समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 49 पर देख सकते हैं। देखिए, न्यायिक समीक्षा क्या है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? प्रश्न क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं?
प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपको, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ स्थित है? तो उत्तर देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न क्या था आपका, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और यह कहाँ स्थित है? आप उत्तर बताएंगे, देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंटी शहरों में की गई? प्रश्न क्या है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंटी शहरों में की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों ही प्रेसिडेंसी शहर थे। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों ही प्रेसिडेंसी शहर थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? लिखिए। प्रश्न क्या है आपका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 54 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका अंतर क्या है, फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर। तो सबसे पहले हम फौजदारी कानून के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, ये ऐसे व्यवहार या क्रिया से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या। ये किसके अंतर्गत आता है? फौजदारी कानून के अंतर्गत। और दीवानी कानून में इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित है। इसके बाद सेकंड प्रश्न नंबर देखिए, फौजदारी कानून सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकता यानी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और दीवानदारी कानून क्या होता है, प्रभावी पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर लिखिए, आपको यहाँ उसका अंतर बताए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? तो देखिए इसका उत्तर, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, यहाँ पे आपके 12 प्रश्न थे। इस 12 प्रश्न के साथ आपका जो अध्याय 4 था, सामाजिक राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 4 क्या था? अध्याय 4 में क्या था? न्यायपालिका। ये कंप्लीट होता है। यदि आपको ये अध्याय समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।